दिखा अरावली पर्वत श्रेणी सबको? देखो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये मैं 2 स्थान बना दिया हूँ, ठीक है ना, लेकिन विस्तार आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे है पालनपुर, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है एक स्थान पालनपुर, क्या है? पालनपुर अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक, कहाँ तक? दिल्ली तक। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पालनपुर अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक। पालनपुर अहमदाबाद से लेकर के कहाँ तक? दिल्ली तक। सबको एटलस में दिखा? हाइलाइटर से पहले उसको हाईलाइट करिए, अरावली पर्वत श्रेणी। हाइलाइटर से जो मैं दिखाऊं एटलस पे, उसको पहले हाइलाइटर से क्या करिए? हाईलाइट करिए। दिखा? चलिए इसके बारे में कुछ और लिखिए। इसके बारे में और लिखना है, मैं इधर लिख रहा हूँ। प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत से निर्मित संरचना। प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत से निर्मित संरचना। मोड़दार मतलब जानते हो? फोल्डेड, वलित बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? वलित। अरे नीचे बैठ जाओ, कि वहाँ बैठना ज़रूरी है? बैठ जाओ, बहुत जगह है नीचे। नहीं ठीक है, वहीं ठीक है। ठीक है, अब ध्यान समझिए। इस अरावली पर्वत श्रेणी के इधर देखो होगा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, या इसी को राजस्थान बांगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान बांगर बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए इसको भी। इसके 2 नाम हैं। राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर। ठीक है, अब ध्यान समझिए। पहली बात तो इधर गंगा और यमुना का अपवाह तंत्र है। अरावली के पूरब साइड में क्या है? गंगा और यमुना का अपवाह तंत्र है। और इधर थार के मरुस्थल में जो नदियाँ बहती हैं, लूनी नदी वगैरह, उनका अपवाह तंत्र है। तो ये अरावली श्रेणी जो मैदानी अपवाह तंत्र है, यानी गंगा का अपवाह तंत्र और इधर थार मरुस्थल का अपवाह तंत्र, इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? इधर गंगा का अपवाह तंत्र, यमुना, गंगा यमुना जो भी कह लीजिए, और इधर थार मरुस्थल का अपवाह तंत्र, ठीक है ना? तो ये दोनों को क्या करती है? अलग करती है। एक काम और करती है, जो हवाएं इधर से आती हैं ऐसे बंगाल की खाड़ी से, तो अब ये ऐसे पर्वत श्रृंखला ऐसे ऊंची होगी ना ऐसे, तो इधर से जो हवाएं आती हैं वो यहाँ आती हैं, जब ढाल पे चढ़ती हैं ऐसे, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो ये अरावली है, इधर से हवाएं आई ऐसे, तो ये यहाँ तक चढ़ते चढ़ते जाती हैं शुष्क। क्या होती हैं? शुष्क। या फिर जो भी बारिश करनी होती है यहीं कर देती हैं, यहीं इसी तरफ। और जब इस तरफ
शुष्क यहाँ नहीं होती हैं, यहाँ संघनित होती हैं, बादल बनते हैं, लेकिन जब इस तरफ आती हैं तो क्या होती हैं? शुष्क हो जाती हैं। इसलिए इस अरावली श्रेणी के इस तरफ इन हवाओं से वर्षा नहीं होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र या फिर शुष्क जलवायु क्षेत्र। क्योंकि थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, इसीलिए थोड़ा अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क या शुष्क मतलब क्या? सूखा हुआ। शुष्क मतलब क्या? सूखा हुआ। मेरी बात आ रही समझ? तो अरावली श्रेणी क्या विभाजन का काम, एक और विभाजन का काम करती है? कौन सा? इधर अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से अलग करती है। क्या मेरी बात आ रही समझ? कि अरावली श्रेणी एक तो गंगा के अपवाह तंत्र को थार के अपवाह तंत्र से अलग करती है, और दूसरा शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से भी अलग करती है। क्या ये दोनों बात समझ में आई? जिसको मैं लिख रहा हूँ, अरावली श्रेणी, यहाँ तिल लगा के इसे बगल में लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, अब इतना लिखूंगा क्या? लिखिए, यहाँ लिखिएगा ऐसे, इतनी दूर में जहाँ जगह होगी आपके पास लिखिएगा। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी थार के अपवाह तंत्र को, थार के अपवाह तंत्र को, थार मरुस्थल, थार के अपवाह तंत्र को गंगा के अपवाह तंत्र से थार के अपवाह तंत्र को गंगा के अपवाह तंत्र से, जबकि थार के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्र को, थार के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से अलग करती है। थार के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से भी अलग करती है, क्षेत्र से भी अलग करती है। अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से भी अलग करती है। बात आई समझ? चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे आप ना, तो एक पर्वत होगा या एक पहाड़ी होगी, इसको बोलते हैं आबू की पहाड़ियाँ। इधर नहीं लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख रहा हूँ। लिखा है माउंट आबू लिखा होगा। हाँ हाँ, हिंदी में वो माउंट वो लिखा होगा, ठीक है ना, आबू पहाड़ियाँ। और देखना इस पे एक चोटी होगी, क्या नाम है? गुरु शिखर। तो वो इसकी सर्वोच्च चोटी है। देख लीजिएगा अगल बगल, सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। मिल गई सबको? मिल गई। फिर जैसा लिखा है वैसा लिखो। पहले बनाते जाओ, बिना बनाए कुछ नहीं होगा। जैसा बनाया जा रहा है वैसा बनाते जाओ, तभी याद आएगा ना। लिखने को तो हर जगह किसी भी बुक में पढ़ लीजिए, सब जगह लिखा हुआ है। सबको दिख गया? गुरु शिखर सबको मिल गया? आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बगल में आइए, इधर इस साइड में आइए। देखिए यहाँ पे एक पठार होगा, मेवाड़ का पठार है। लिखिए उसको, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार।
जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, एटलस में दिखा रहा हूँ, उसको आप हाईलाइट ज़रूर करते जाइएगा। समझ रहे हैं ना? मेवाड़ का पठार मिला? देखिएगा, यहीं अरावली से एक नदी निकलती है, ऐसे जाती है मेवाड़ के पठार से, फिर ऐसे यमुना मिलती है। नाम क्या है? बनास। क्या नाम है? बनास नदी। तो अगर कोई पूछे बनास नदी का संबंध किस पठार से है तो क्या कहेंगे? मेवाड़ पठार से। बनास नदी का संबंध किस पठार से? मेवाड़ पठार से। और नीचे आइए, देखिए यहाँ पे एक पठार और होगा, मालवा का पठार है। और इसके नीचे देखना विंध्य श्रेणी है। थोड़ा मुझे ये थोड़ा मेरा नीचे हो गया, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा ऊपर बनाइएगा। तो ये मालवा का पठार है, और ऐसे देखो इसके नीचे क्या है? विंध्यन श्रेणी। ऐसे गई है। इसका नाम क्या है? विंध्यन श्रेणी। मिली सबको? अब देखिएगा, इसी मालवा के पठार पर से एक नदी ऐसे जा रही है विंध्यन श्रेणी से निकलते हुए, नाम है चंबल। क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण नदी। तो अगर कोई पूछे कि चंबल नदी बेसिन का संबंध किस पठार से है तो क्या कहेंगे? मालवा का पठार। चंबल नदी बेसिन का संबंध किस पठार से? मालवा के पठार से। विंध्यन श्रेणी वो चंबल नदी है, इसीलिए कहता हूँ एटलस ज़रूरी है। एटलस लेकर आइए। दिक्कत देखो यही होती है यहाँ पढ़ाने में कि जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं मैं एटलस क्यों लाऊं, आप ऐसे पढ़ा के दिखाओ, है ना? ऐसे पढ़ा के दिखाओ मुझे, तब जानूं मैं, है ना? तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊँगा, आप मुझे मत जानिए। एटलस लेकर आइए, ठीक है? यहाँ तक आ गए। अब देखो यहीं पे इसके बगल में 3-4 नदियाँ और हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ। गंभीर, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती। क्या सब मिली? सब लोग ढूंढ लीजिए सबसे। सबको नहीं मिलती हैं ये, जो बहुत मन लगा कर ढूंढता उसी को मिलती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन कौन सी बताया? गंभीर, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। सब मिल गई? सबको मिल गई? तो क्षिप्रा और गंभीर ये दोनों बाद में मिल जाती हैं। फिर कौन सी है? काली सिंध है। फिर कौन सी है? पार्वती है। यही है ना सब? बाद में देखो एक और है, बनास भी होगी, लेकिन वो बनास जो है इधर है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। तो बनास नदी देखो इससे होकर जाती है। बनास नदी इससे होकर जाती है। अच्छा देख लीजिएगा इसको, बनास। अब इसको अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसको जाइएगा आप लोग घर पे ढूंढिएगा फिर से, और फिर से जैसा एटलस में बना है वैसा बनाने का प्रयास करिएगा। फाइनली देखो सभी जाके चंबल में मिल रही होंगी। मिल रही है कि नहीं? तो मेन नदी कौन सी है? चंबल। मेन नदी कौन सी है?
चंबल। चंबल नदी आपको बता दूं कि एक चीज़ के लिए जानी जाती है, गैंजेटिक घड़ियाल। जो गंगा में घड़ियाल पाए जाते हैं, वैसे वहाँ उनका ब्रीडिंग सेंटर भी है, चंबल नदी में बनाया गया है ना। सॉरी, गैंजेटिक घड़ियाल नहीं, गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है ना। बात आई समझ? अब यहाँ से देखिए, इसे क्रम से देखते जाइएगा। बनास नहीं, क्या बनास नहीं मिली क्या? मिली है? अरे पन्ना पलट लो, आगे वाले मैप में भी देख लो, थोड़ा सा बढ़ जाओ आगे वाले मैप में। मिली? थोड़ा सा यहाँ ये भी लिख लीजिएगा कि मेवाड़ का पठार कहाँ कहाँ पर है। तो ये राजस्थान, इसका विस्तार राजस्थान प्लस एमपी। ये भी मालवा का पठार भी राजस्थान प्लस एमपी। और बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है? हाँ, एमपी प्लस यूपी दोनों में है, विस्तार इसका दोनों में है। अब चंबल नदी पर देखते हुए जाइए, वहाँ पे 2-3 सागर हैं। राणा प्रताप सागर, पहले गांधी सागर है, फिर क्या है? फिर राणा प्रताप है, फिर क्या है? जवाहर है, लेकिन उसमें मिलेगा नहीं आपको, नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं, बस 3 ऐसे बना लीजिए बस आप। देखो, चंबल नदी पर एक पहले कौन सा है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ये दोनों बताओ, ये वाला कहाँ पर है? एमपी। ये कहाँ पर है? ये दोनों ही राजस्थान में है। तो इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और ये कौन सा है? जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। पीछे क्लास से बाहर जाओ, दोनों लोग जाओ बाहर। उठो 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 उठो, जाओ बाहर जाओ, उठो जाओ बाहर। अरे कुछ कह रहा हूँ, उठो जाओ बाहर जाओ। आना पड़ेगा मुझे, उठो बाहर जाओ, पहले उठो बाहर जाओ, तुरंत जाओ। इतने दिन समझा रहा हूँ, समझ नहीं आता है? बैठ पर पका रहे हो। ये सब मिल गया, लिख लिए इसको आप। ये जो सागर हैं, यहाँ पर परियोजनाएं भी स्थित हैं। अगर कोई पूछता है राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है ना। जवाहर सागर या फिर किस नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पर। या फिर कह दीजिएगा गांधी सागर परियोजना कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर, एमपी में है। मेरी बात समझ में आई? चलिए, इतनी बातें अगर हो गई हैं तो आपको इतना जानना है, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए कि ये जो मालवा का पठार है, यह चंबल नदी बेसिन का क्षेत्र है। ये बेसाल्ट के कायांतरण से यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है। मालवा के पठार पर बेसाल्ट के कायांतरण से काली मिट्टी का विकास हुआ है, ठीक है। इसीलिए कपास की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसाल्ट के कायांतरण से यहाँ किसका विकास हुआ है? काली मिट्टी का।
इसीलिए ये कपास की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बुंदेलखंड का पठार है ये ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित संरचना है। किससे? ग्रेनाइट। और इसके कायांतरण से क्या बनता है? नीच चट्टान बनती है। और इसके कायांतरण से बनता है लाल मिट्टी। कौन सी? लाल मिट्टी का विकास हुआ है इस क्षेत्र में। बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र में ग्रेनाइट के कायांतरण से नीच चट्टान बनती है, लाल मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है। लिख लिए? थोड़ा एक चीज़ और देख लीजिएगा, चंबल नदी जहाँ पर यमुना से मिलती है, चंबल नदी जहाँ पर यमुना से मिलती है वहाँ जाइए। कौन सा स्थान है? चंबल नदी जहाँ पर यमुना से मिलती है। इधर लिखा नहीं है, इधर पॉलिटिकल मैप में देख लो ना जहाँ मिल रही है, फिजिकल में थोड़ी मिलेगा। ठीक है, वहाँ जो भी हो कुछ दूर होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से देखो जहाँ पर मिलती है उसके थोड़ा पहले आओ चंबल पर उसके थोड़ा सा पहले आओ, तो देखना कि वो यूपी और एमपी की सीमा बना रही है। दिखा कि नहीं सबको? यमुना में मिलने से पहले वो यूपी और एमपी की सीमा बना रही है। आप भी देखते रहो, उनको भी दिखाते रहो भाई, आप लोग भी देखते रहो, किसी में बिना देखे कुछ नहीं होगा। लिखाने तो मैं बोल के लिखा दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब मैं बोल के लिखाऊंगा, वहाँ शुरू करोगे यहाँ ख़त्म करोगे, इतिहास की तरह, और कुछ याद नहीं आएगा। ठीक है ना? वो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं करना है। दिखा सबको? तो लिख लीजिएगा कहीं जहाँ पर जगह खाली होगी या यहीं पर, या ऐसे एक नदी बनाइए, इसको लिख दीजिए यमुना। क्या लिख दीजिए? यमुना। और फिर यहीं पर लिखिए कि यमुना में मिलने से पहले चंबल नदी, ये चंबल, यमुना में मिलने से पहले चंबल नदी, यमुना में मिलने से पहले चंबल नदी, ये बनास नहीं थी, थोड़ा मैं गलती कर दिया यार, बेतवा है ना ये। हाँ ठीक है, दोनों मिल रही हैं। ये बेतवा नदी है, मैं थोड़ा मिस कर दिया, बेतवा नदी है। बनास तो यहाँ थी ना ये वाली, बेतवा नहीं दिखेगी, अगले पेज पे जाओ वहाँ दिखेगी। ये बेतवा नदी है, मैं थोड़ा गलती कर दिया था, बेतवा नदी है ये। ठीक है ना? बेतवा नदी का संबंध किस पठार से है? बुंदेलखंड के पठार से। उसको लिख लीजिएगा। तो वहाँ लिखिएगा कि यमुना में मिलने से पहले चंबल नदी यूपी और एमपी की सीमा बनाती है। यमुना में मिलने से पहले चंबल नदी यूपी और एमपी की सीमा बनाती है। एक बात और, ये जो अरावली श्रेणी है ना, इसके कुछ स्थानीय नाम भी हैं, इनको भी लिख लीजिए। स्थानीय नाम मतलब जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ सब लोग अरावली नहीं बोलते हैं, है ना? कहीं पर कुछ नाम बोलते हैं, कहीं पर कुछ नाम बोलते हैं। तो इनके नाम हैं, 3-4 नाम मैं लिख दे रहा हूँ। जरगा पहाड़ियाँ, मारवाड़ पहाड़ियाँ, हर्षनाथ पहाड़ियाँ,
दिल्ली रिज, दिल्ली रिज। तो ऐसे ही कई नामों जाना जाता है, और भी नाम होंगे, लेकिन आप कम से कम इतना तो ध्यान रखिए। क्या हुआ? दिल्ली रिज, रिज रिज, हाँ स्थानीय नाम है। दिल्ली की तरफ ये बोलते हैं, ये इधर हर्षनाथ, ये राजस्थान में ये बोलते हैं, गुजरात की तरफ ये बोलते हैं, ऐसे तरफ। तो ऐसा जानते रहिएगा, ठीक है ना। लेकिन पूरी अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। ठीक है, तो केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में आपको इतनी बातें जाननी थी। एक विंध्यन पर्वत श्रेणी है, थोड़ा उसको भी जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर उसको छोड़ देते हैं, बाद में बताते हैं। पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। लिख लिए सब लोग ना, इसको बना लिए। अब ध्यान समझिएगा, अब मेरी तरफ देखिए सब लोग, वहाँ मत देखिएगा। जो लोग बनाए होंगे देखो उनको याद आएगा। मैंने कहा कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ से कहाँ तक? पालनपुर, अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक। और इनके स्थानीय नाम क्या हैं? तो जरगा पहाड़ियाँ, मारवाड़ पहाड़ियाँ, हर्षनाथ पहाड़ियाँ और दिल्ली रिज। फिर बताया कि ये अलग किसको किससे करती हैं, तो थार के मरुस्थल को गंगा के अपवाद क्षेत्र से अलग करती हैं, है ना, या फिर कह लीजिए अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से अलग करती हैं, ये बताया। और ये प्राचीनतम मोड़दार पर्वत से निर्मित अवशिष्ट, प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत से निर्मित संरचना है, ये बताया। इनफैक्ट वही पर्वत है कह लीजिए। फिर ये बताया कि इस पर एक पहाड़ी है, आबू की पहाड़ियाँ, है ना, जिसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। और वो जो गुरु शिखर है ना, ये सिर्फ आबू की ही नहीं, पूरे अरावली की सर्वोच्च चोटी है। इसको भी लिख लीजिएगा, मैं यहाँ भूल गया, मैं लिखा नहीं। पूरे अरावली की सर्वोच्च चोटी, पूरे अरावली की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। पूरे अरावली की भी सर्वोच्च चोटी है ये, बात आई समझ? फिर आगे बढ़िए। फिर मैंने बताया कि अरावली के पूरब में आइए तो वहाँ पे कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार। फिर और नीचे आइए मालवा का पठार। फिर और नीचे आइए विंध्य श्रेणी। फिर बगल में जाइए उसके पूरब में तो बुंदेलखंड पठार, ये चार बताया। फिर मैंने ये कहा कि जो मेवाड़ का पठार है उस पर से एक नदी बहती है, नाम है क्या? बनास नदी। मेवाड़ का पठार राजस्थान में विस्तार है उसका, और एमपी में। फिर नीचे आइए, कौन सा? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार से जो नदी बहती है उसका नाम है चंबल नदी, विंध्य से निकलती है। तो चंबल नदी बेसिन का संबंध किस पठार से? मालवा के पठार से। बात समझ में आई? फिर बताया कि चंबल नदी ही यहाँ की जो है सबसे प्रमुख नदी है। बाकी जितनी भी उसकी सह नदियाँ, जैसे पार्वती है, गंभीर है ना, काली सिंध है ना, क्षिप्रा है, ये सब उसकी सह नदियाँ हैं। फिर इसके और आगे जाएंगे तो मतलब पूर्व की तरफ आएंगे तो कौन सा पठार है? बुंदेलखंड पठार। यूपी और एमपी में विस्तार है इसका। और इसके बारे में ये बताया कि जो इस पर से नदी बहती है उसका नाम क्या है? बेतवा नदी, है ना। मैंने गलत लिख दिया था, बांस लिख दिया था, बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी का संबंध किस पठार से? बुंदेलखंड पठार से। और यहाँ पर ग्रेनाइट के कायांतरण से नीच चट्टान का विकास हुआ, जिसके कायांतरण से लाल मिट्टी का विकास हुआ। ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि लाल मिट्टी के साथ साथ ये सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है ना। अच्छा ठीक, इसके बाद फिर मैं क्या बताया? मैंने कहा कि चंबल नदी जो है इस पे 3 सागर अवस्थित हैं। कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर एमपी में है, बाकी राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, और ये तीनों परियोजनाएं भी हैं, डैम भी हैं, ठीक है ना। और बताया कि चंबल नदी जहाँ पर यमुना नदी से मिलती है उसके थोड़ा पहले आएंगे तो वो चंबल नदी यूपी और एमपी की सीमाएं बनाती है, ठीक है। कुछ और बताइए इसके बारे में? नहीं ना, चलिए ठीक है।